नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक बार फिर गूगल मैप ने दिया धोखा। बरेली में सामने आया हादसा, पूरी खबर दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कहा हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद गत्ते का प्लास्टर लगा दिया। शुरुआत करते हैं महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र से मिलेगा 2100 करोड़ का फंड। योगी सरकार के अनुरोध पर फंड मंजूर कर लिया गया। केंद्र ने 1050 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी। योगी सरकार पहले ही कर चुकी है फंड की व्यवस्था। 5435 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था की जा चुकी है और उसके बाद 2100 करोड़ का फंड केंद्र की तरफ से जिसे मंजूरी मिल गई है और इसकी पहली किश्त भी केंद्र ने रिलीज कर दी है जो कि 1050 करोड़ की है। योगी सरकार पहले ही कर चुकी है फंड की व्यवस्था। 5435 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था राज्य सरकार कर चुकी है। तो महाकुंभ 2025 से जुड़ी यह अहम खबर है। केंद्र से 2100 करोड़ का फंड, योगी सरकार के अनुरोध पर यह फंड मंजूर हुआ है और पहली किश्त 1050 करोड़ की जारी भी कर दी गई है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। आरोप है कि गूगल मैप के गलत रास्ता बताने पर यह हादसा सामने आया। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार तीनों लड़कों को बचा लिया गया है। नहर में गिर गई कार, गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता। टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए फायदेमंद है, वक्त भी बचाती है, लेकिन कहीं कहीं इस पर ज्यादा निर्भरता मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। गूगल मैप बेहद ही लोकप्रिय ऐप है। अगर हम कहीं रास्ता भटक जाएं, तो गूगल मैप सही रास्ते तक पहुंचाने में मदद करता है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लड़कों की जान बच गई, लेकिन हादसे की वजह गूगल मैप के बताए गए गलत रास्ते को बताया जा रहा है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कलापुर नहर की यह घटना है। तीनों दोस्त कानपुर से पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने धोखा दे दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लड़कों को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि जो उस वक्त थाने की चीता 17 ड्यूटी पर थी, उसको तुरंत सूचना दी गई थी और वो आई और आकर के उसने जो हाइड्रा है, हाइड्रा की मदद से इसको कार को बाहर निकलवाया था। और ये वो कार है HR79D 9286। यही वो रास्ता है जहां से वो गिरे थे। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर उनको समझ में नहीं आया या दिखाई नहीं दिया या किस कारण से, मतलब गाड़ी यही जाकर के पलट गई। वो नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। नहर का रास्ता काफ़ी ख़राब है, टूटा हुआ है और जिस कारण जो है वो नहर में उनकी गाड़ी चली गई और पलट गई। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगा। गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करना काफी खतरनाक होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले अधूरे पुल से कार गिरने में बड़ा हादसा हुआ था। इससे भी गूगल मैप की गलती उजागर हुई। 24 नवंबर को गूगल GPS मैप की गलती से 3 लड़कों की जान चली गई। उनकी कार पुल से नीचे गिर गई। बदायूं की दातागंज पुलिस ने गूगल को नोटिस जारी किया है, जिसमें रास्ते के गुरुग्राम ऑफिस से पूछा गया कि जहां हादसा हुआ वो रास्ता खुला हुआ क्यों दिखाया और पुल को टूटा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया। नोटिस में गूगल के रीजनल मैनेजर का नाम पूछा गया है ताकि FIR में उसका नाम शामिल किया जा सके। पिछले महीने तीनों लड़के गुरुग्राम से शादी में शामिल होने जा रहे थे। गूगल मैप के भरोसे यात्रा कर रहे थे। तीनों फरीदपुर मार्ग पर रामगंगा नदी के टूटे हुए पुल पर हादसा हुआ, जिससे कार 50 फीट नीचे गिर गई। दातागंज कोतवाली ने PWD के 4 कर्मचारियों के अलावा कुछ और लोगों के खिलाफ लापरवाही की FIR दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मेडिकल कॉलेज में नया कारनामा देखने को मिला। 7 साल के बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ और फिर डॉक्टर्स ने उसके हाथ में गत्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया। हरदोई के खेतुई बालाजी इलाके में एक 7 साल का बच्चा खेलने के दौरान चोटिल हो गया। वो अपना हाथ उठा पाने में समर्थ नहीं है। इसके बाद उसकी मां उसे हरदोई के मेडिकल कॉलेज लेकर गई। बच्चे को इमरजेंसी में दिखाया गया, लेकिन वहाँ जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। बच्चे के साथ में फ्रैक्चर आया था। वो बेहद ही दर्द में था। हाथ में प्लास्टर लगाने की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पर तैनात किसी स्वास्थ्य कर्मी ने इलाज के नाम पर बच्चे के हाथ में कागज के गत्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया। बच्चे की मां का आरोप है कि डॉक्टर ने गत्ते का प्लास्टर लगाने के बाद कहा कि इससे हाथ सीधा रहेगा। इसके बाद
डॉक्टर ने अगली सुबह आकर प्लास्टर लगाने की बात कही, लेकिन बच्चे का दर्द कम नहीं हुआ। घर पे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे और नाली होगी, कहीं बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे के ऊपर बच्चे गिर गए और हम तो डर गए। हमारे बच्चे का हाथ टूट गया। रामा सेंटर आए तो उन्होंने कहा कि सुबह पलस्तर हो जाएगा और उन्होंने कहा कि अभी पट्टी बांध देते हैं और लकड़ी बांध के पट्टी बांध देते हैं, दर्द अभी भी होगा, बाद भी होगा। बच्चे के इस तरह इलाज का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ये इलाज का कैसा तरीका है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। पिछले दिनों गाजियाबाद के एक परिवार के पास राजू नाम का एक शख्स लौटा था। वो उनका खोया हुआ बेटा खुद को बता रहा था, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। खुद को राजू बताने वाले शख्स की हकीकत अभी भी सामने नहीं आई है। आखिर क्या है राजू और मोनू की हकीकत? अभी तक पुलिस के लिए भी ये पहेली बना हुआ है, क्योंकि 29 नवंबर को गाजियाबाद के परिवार से राजू बनकर मिलने वाले इस शख्स का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। तब से खुद को राजू बताने वाला ये शख्स पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे सच जानना चाह रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो सख्ती से पूछताछ करने के दौरान राजू एक शातिर अपराधी की तरह मिर्गी के दौरे पड़ने का बहाना करते हुए बेहोश हो जाता है और इस वजह से तफ्तीश अधूरी रह जाती है। सोनू ने देहरादून और गाजियाबाद के परिवार को राजस्थान कनेक्शन बताया है, तो उसको लेकर पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं राजू का कहीं ना कहीं से राजस्थान से भी कनेक्शन तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस तफ्तीश में भी जुटी है कि कहीं ये शातिर अपराधी तो नहीं है जो अपनी असल पहचान छुपाकर ऐसे अलग अलग परिवारों के इमोशनल के साथ खेलते हुए उनके साथ रहने की कोशिश करता है। गाजियाबाद के इस परिवार के बेटे का बचपन में अपहरण हो गया था, जिसका कभी कोई पता नहीं चल पाया। अचानक 31 साल बाद एक शख्स पुलिस की मदद से उनके पास पहुंचता है और खुद को परिवार का बेटा बताता है। लेकिन जल्द ही इस कहानी में एक मोड़ आ गया। देहरादून के शर्मा परिवार ने आरोप लगाया कि जो खुद को राजू बता रहा है, दरअसल वो मोनू बनकर उनके साथ 5 महीने से रह रहा था। क्या राजू लोगों की भावनाओं से खेल रहा है? क्या वो उन परिवारों को ढूंढता है जिनके बेटे काफी वक्त से लापता हैं? पुलिस को अभी इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। इसी के साथ गाजियाबाद और देहरादून के परिवार भी जल्द सच जानना चाहते हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। दिसंबर का महीना आ गया है। सुबह शाम को छोड़ दिया जाए तो दिन में वैसी सर्दी नहीं दिख रही। जानकर हैरत होगी, 123 साल बाद नवंबर सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। साल 2024 की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। गर्मी के दौरान राजधानी दिल्ली में भी 50 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर में जो सर्दी ठिठुरा देती थी, उसके तेवर अभी देखने को नहीं मिले हैं। अमूमन हर साल नवंबर के महीने में सर्दी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। नवंबर में उत्तर भारत में औसत तापमान साल 1901 के बाद पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर के दौरान उत्तर भारत में औसत तापमान 20.14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.4 डिग्री ज्यादा है। पूरे देश में इस महीने के दौरान औसत अधिकतम तापमान 29.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह शाम भले ही ठंडक देखने को मिली हो, लेकिन दिन के समय में लोगों की गर्मी से पसीने छूटे। इस साल देश भर के ज्यादातर हिस्सों में दिसंबर से फरवरी तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं। इसका मतलब हुआ कि गर्मी अपना असर नहीं छोड़ने वाली। सितंबर की शुरुआत से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का गर्म होना और कार्बन डाइऑक्साइड सहित तमाम ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। इसके साथ ही अब की बार दक्षिणायन में सूर्य जाने के बावजूद भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत आते हैं वो नहीं आए और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है।
इन सब कई कारणों की वजह से अब की नवंबर बहुत गर्म बरस गया है। भले ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कम बारिश होती है, लेकिन इसकी वजह से ठंड जरूर बढ़ जाती है। लेकिन अभी ठंड का सितम देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह सर्दी के दिन भी कम हुए हैं, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत आएंगे और दिसंबर में दोनों दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में तो मौसम सामान्य ही बना रहेगा। कुछ बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक रहेगा। ऐसे में दिसंबर में भी गर्मी दिन में परेशानी बन सकती है। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब हम रेल से सफर करते हैं तो एसी क्लास में यात्रा के दौरान साफ सफाई को लेकर मन में बहुत सवाल उठते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपग्रेडेड मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है और गोरखपुर से वीडियो भी सामने आया है, जहां पर ट्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लैंकेट, चादर, तकिए के कवर धोए जा रहे हैं। रेल में आरामदायक यात्रा करने के लिए यात्री एसी क्लास का टिकट रिजर्व कराते हैं। यहाँ पर यात्रियों को टिकट के हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें सोने के लिए कंबल, चादर और तकिए मिलते हैं। लेकिन यात्रियों के जहन में हमेशा यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या जिन कपड़ों का यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो वाकई हमारे लिए ठीक हैं? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं? पिछले दिनों लोकसभा में भी सरकार का इस पर जवाब आया, जिसमें कहा गया कि आधुनिक मशीनों से चादर, कंबल और तकिए के कवर की न सिर्फ धुलाई की जाती है, बल्कि इन्हें प्रेस और सैनिटाइज भी किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए जिनमें कपड़ों की धुलाई की जा रही है। पहले कपड़ों को मशीनों में डाला जाता है, जिसके बाद उनकी बढ़िया से धुलाई होती है, जिसका टाइम भी सेट किया जाता है। तय समय के बाद उन्हें मशीन से निकालकर ड्रायर मशीन से सुखाने का काम होता है। सुखाने के बाद बेहद ही सलीके से फोल्ड करने के बाद उन्हें पैकेट में रखा जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसके लिए मशीनों को पूरी तरह अपग्रेड किया है। कंबल 30 दिन में धोया जाता है और रोज 600 तकियों के कवर धोए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में रोज 48,000 लिनन पैकेट तैयार किए जाते हैं। लिनन में जो पूरी व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार किया गया है और इस संबंध में मैं डिफर करता हूं आपसे, क्योंकि अभी पैसेंजर्स का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है और उसका कारण है कि जो धुलाई व्यवस्था है वो और बेहतर हुई है और इसमें हम लोग पर डे ऑन एन एवरेज लगभग 1 लाख लिनेंस की धुलाई करते हैं। फिर उसका आयरन करके उसको प्रॉपर पैकिंग किया जाता है। गोरखपुर लॉन्ड्री में धुलाई की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की संतुष्टि के लिए लिनन पैकेट पर QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन कर देखने पर रेलवे की धुलाई की पूरी प्रक्रिया दिखती है। तो चादर निकलती है उसकी सफेदी की जांच के लिए कि व्हाइटनेस कितना है, उसके लिए एक व्हाइटनेस मीटर भी यूज किया जाता है और इसमें जो भी चादर निकलती है उसका सैंपल टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी व्हाइटनेस प्रॉपर बनी रहे। इसके अतिरिक्त जो एक कंट्रोल सेटअप किया है 24/7, जिसके माध्यम से अगर कोई शिकायत करता है यात्री तो इमीडिएटली उसको दूर किया जाता है। इस तरह पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रख रहा है, ताकि साफ सफाई से कोई समझौता नहीं हो। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है, जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, जो मिनरल वाटर वाली कंपनियों के लिए एक झटका भी है। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या यात्रा पर निकलते हैं तो पानी को खरीदने की जरूरत पड़ती है। पानी के लिए हम अक्सर मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग लेते हैं। बोतल में बिक रहे इस पानी को साफ सुथरा मानकर लोग खरीदते हैं, लेकिन कहीं ये पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रणाली यानी FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क खाद्य पदार्थ श्रेणी के रूप में शामिल किया है। ये फैसला पैकेज पानी और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के लिए झटका माना जा रहा है। देखने में है कि जो
बाजार में पैकेज्ड वाटर मिलता है, आप देखिए ज्यादातर बॉटल्स उसमें ऐसा लगता है कि देखने में नकली होती है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उनका कोई क्वालिटी चेक नहीं होता और बहुत बड़े संख्या में लोग इस पैकेज वाटर पर डिपेंडेंट है आजकल, क्योंकि अगर आप ट्रेवल करते हैं या कोई बड़े फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पैकेज वाटर ही होता है और इसकी वजह से अगर इनकी गुणवत्ता प्रॉपर नहीं है तो पेट का इन्फेक्शन होना या शरीर के बाकी इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। FSSAI के नए नियम के मुताबिक अब सभी पैकेज्ड और मिनरल वाटर निर्माताओं को सालाना निरीक्षण का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी से ऑडिट किया जाएगा। न सिर्फ स्पूरियस या नकली ब्रांड्स मिलते हैं यहाँ पे जो अच्छे ब्रांड्स की कॉपी होती है, बल्कि देखने में आया कि जो अच्छे बहुत सारे जो नॉन ब्रांड्स हैं उनका भी कोई क्वालिटी चेक नहीं है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मुझे लगता है ये अच्छा गवर्नमेंट का फैसला है कि आप उनकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग भी होनी चाहिए। अब मार्केट में बेची जाने वाली पानी की बोतल में BIS मार्क होना जरूरी है। साथ ही पैकेज पानी की यूनिट को शुरू करने से पहले FSSAI का प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी है। FSSAI ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है पैकेज वाटर और मिनरल वाटर को लेकर, जिससे कंपनियों को एक बड़ा झटका लग गया है और कल से लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। FSSAI ने साफ तौर पर एक नोटिस जारी किया है और अब जितनी भी पैकेजिंग होगी या कोई अगर वाटर प्लांट लेता है या कोई यूनिट शुरू करता है तो उनके लिए भी अब अनिवार्य हो गया है कि उनको थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कैमरामैन अपू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। चारधाम यात्रा की तैयारी पर इस बार सरकार का फोकस अभी से है। वहीं केदारनाथ के दूसरे पैदल रास्ते को भी फाइनल करने का काम चल रहा है। जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये रास्ता शुरू हुआ तो केदारनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने में आसानी होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु हर साल केदारनाथ पहुंचते हैं। करीब 22 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन आपदा के हालात और संकरे रास्ते की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अब एक और पैदल रास्ता तलाशा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये काम केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम देख चुके रिटायर कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है। कर्नल अजय कोठियाल ने त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ तक पूरी टीम के साथ पैदल सफर किया। अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। हमने ये ऑप्शन ट्राई करा है जो कि केदारनाथ से सीधा त्रिजुगी नारायण निकलता है। बड़ा अच्छा रूट है, थोड़ा हाइट्स है इसमें, लेकिन उसमें फिर ये देखो कि केदारनाथ जब कोई जाता है तो एक उसके अंदर एक भावना होती है कि रिलीजियस फीलिंग। तो उसमें जगहों के नाम देखो, किसी जगह का नाम है गौरी खड़क, किसी का नाम है गोमकारा, कोई बोलते हैं 5 पांडव। 14,000 फीट की ऊंचाई पर 23 किलोमीटर का ये रास्ता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अजय कोठियाल के मुताबिक ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हर उम्र के यात्री इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ट्रैकिंग और घूमने के शौकीन यात्री एडवेंचर के साथ केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पूरे रास्ते में अलग अलग स्पॉट पर व्यवस्था बनानी होगी ताकि यात्रियों के लिए रुकने और कैंपिंग की व्यवस्था हो सके। तो कुछ जगहों को रास्तों को जोड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। नेचर एडवेंचर कम रिलीजियस टूर होगा, तो इसमें तो एक रिलैक्स होकर के किसी को जाना है, जबकि 14,000 फीट की हाइट पे भी जा रहा है, तो 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन गए गौरी खड़क में, टेंट कॉलोनी में रहे, कुछ नेचर देखे, 12 सिंहों का एक इलाका है, बरड़ का एक इलाका है, वो समझे, और उसके बाद में सेकंड डे ऊपर जाएं। बट पहले दिन जब वो ऊपर रुकते हैं वो साइड पे, तो यार उस साइड से देख के मजा आता है। एक हाइट पे कहीं चौखंबा दिख रहा है, वहां से अपना त्रिजुगी नारायण दिख रहा है, मदमहेश्वर दिख रहा है, पूरे पंच जो केदार के मंदिर हैं उनकी हाइट दिखती है, तो वैसे वाली फीलिंग है। केदारनाथ धाम में हर साल दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अल्टरनेट रूट खोजने पर तेजी से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि नए पैदल रूट को कब तक परमिशन मिल पाती है और 2025 की यात्रा के लिए नया पैदल रास्ता शुरू हो पाता है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, जहां बाजार से सामान लेकर आ रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और तब जाकर वहां से कुत्तों को भगाया गया। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। घटना शेरकोट इलाके के शेखान मोहल्ले की है। तो बच्चा घायल है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह कुत्तों ने उस पर हमला किया। वो तो फौरन लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने शोर मचाकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। और महाराजगंज से खबर, जहां जंगल से निकले तेंदुए के शावक को स्थानीय लोगों ने रोहिन नदी के पास पकड़ लिया, जिसकी तस्वीर सामने आई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को अपने कब्जे में ले लिया। तेंदुए का शावक बीमार बताया जा रहा है, जिसका गोरखपुर के चिड़ियाघर में इलाज कराया जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले इलाके में शावक के साथ एक तेंदुए को देखा गया था। मामला पारसामलिक इलाके के लालपुर गांव का है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।